हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल हु वाचिंग दिस वीडियो। मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। पिछले वीडियो में हम आपको एंटीजन के बारे में बता रहे थे कि एंटीजन क्या होते हैं, और वहीं आपको बताया भी था कि ये जो एंटीजन हैं जब शरीर में प्रवेश करते हैं, ये एंटीजन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनके विरुद्ध हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है और उसमें विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं, और लिम्फोसाइट कोशिकाएं, और इनमें भी है बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो विशेष प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। और ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे एंटीबॉडी की कि एंटीबॉडी क्या होती है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एंटीजन के बारे में, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे एंटीबॉडी और प्रतिरक्षी के बारे में कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो प्रतिरक्षियों के बारे में जब हम बात करते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है, जस्ट लाइक आप यहाँ देखें, जब भी कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करेगा, ये एंटीजन रहा है यहाँ पे, एक ये एंटीजन जब बॉडी में प्रवेश करता है, ये बॉडी कंप्लीट बॉडी होगी किसी भी व्यक्ति की, तो जब ये एंटीजन यहाँ प्रवेश करेगा तो जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है एंटीजन, तो इसके विरुद्ध क्या होगा, पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि क्या कर सकता है, एंटीजन को लड़के नष्ट कर सकता है, और यदि इसमें से कुछ बच भी जाता है या रह जाता है तो उसके बाद होती है एक उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जो विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट, और ये जो बी लिम्फोसाइट हैं और इसका भी एक समूह है बी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन सीक्रेट करेंगे। प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये होगी ग्लोबुलिन, और इसी जो प्रोटीन है इसी को बोलते हैं हम एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी अब एंटीजन से रिएक्ट करेगी और इसको नष्ट कर देती है। तो एंटीबॉडी आखिर है क्या? एंटीबॉडी क्या है कि ये जो प्रतिरक्षी है या एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है या प्रोटीन अणु है। ये एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रोटीन अणु, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है एंटीबॉडी प्रोटीन अणु होते हैं जो एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर, जो एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल कहते हैं, बी लिम्फोसाइट का ये एक उपसमूह है, प्लाज्मा सेल कहते हैं, के द्वारा स्रावित की जाती हैं या सीक्रेट होती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो ये प्रोड्यूस होती हैं किससे, बी लिम्फोसाइट से, जो भी एक समूह है बी प्लाज्मा सेल। तो आप ये कर सकते हो, सीधा आप ये भी कह सकते हो कि एंटीजन के एंटीबॉडी विशेष प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं या एंटीबॉडी प्रोटीन अणु होते हैं जो एंटीजन की उपस्थिति पर बी लिम्फोसाइट द्वारा या प्लाज्मा सेल द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इसलिए इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, IG, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्योंकि ये इम्यून और प्रतिरक्षा से संबंधित प्रोटीन है, इसलिए इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो यहां था ये इसके बारे में कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, प्रोटीन अणु है जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ब्लड में पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल और बी लिम्फोसाइट सेल्स, और बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा ये सीक्रेट होती है। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो इसका आज का मेन टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है? तो प्रतिरक्षियों के भी विभिन्न वर्ग हैं। मनुष्य में ही प्रतिरक्षियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ हम एक प्रारूपिक एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रारूपिक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ आप ये डायग्राम आप देख रहे हैं। जनरल में क्या होता है कि जब जनरली देखें इसको कि ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी
इम्यूनोग्लोबुलिन अणु ही है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबुलिन अणु होते हैं। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन अणु है ये चार पेप्टाइड चेन इसमें पाई जाती है, 4 पेप्टाइड चेन। पहली बात स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ये 4 पेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरी एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिनसे मिलके ये बना होता है। ये इन चारों में भी क्या होता है कि 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन। इनमें से क्या होगा, लाइट चेन। 2 हैवी चेन होती हैं, 2 इसमें बड़ी श्रृंखलाएं हैं, बड़ी पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये हैवी चेन, और ये दूसरी आप यहां देख रहे हैं ये भी हैवी चेन। तो ये जो बड़ी श्रृंखला है उसे हम हैवी चेन कह रहे थे, ये इसमें 2 होती हैं। 2 लाइट चेन, 2 इसमें लाइट चेन होती है, ये जो वाली रीजन है ये 2 लाइट चेन है, एक और एक 2 लाइट चेन होती हैं। तो ये क्या होगा, इस प्रकार ये जो चारों पेप्टाइड श्रृंखला है और ये चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। ये सभी के सभी वह बाई शेप में व्यवस्थित होती हैं। ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया कि सिंपली में आप क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी के, तो जो प्रारूपिक एंटीबॉडी है, एक प्रारूपिक एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, जिनमें कि 2 हैवी चेन तथा 2 लाइट चेन पाई जाती हैं। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन पाई जाती है, इसलिए इसे H2L2 के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। H for हैवी 2 चेन एंड लाइट 2 चेन, तो 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन इसमें पाई जाती है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है और बाई शेप में ये व्यवस्थित होती है। आप भी देख रहे हो कि ये लगभग जो अक्षर आपको दिखाई दे रहा है लगभग बाई शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये थी जनरल इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप यहाँ पे एक गौर से देखें कि इसमें हमने आपको इस डायग्राम में जो दिखाया गया है, यहाँ आप देखें ये लिखा है VL, V फॉर वेरिएबल रीजन, C फॉर कांस्टेंट रीजन, C फॉर कांस्टेंट रीजन। तो ये जो लाइट चेन है इसका ऊपर वाला जो ये भाग है लगभग ये 100 अमीनो एसिड का होता है। दोनों में ही यदि हम देखें हैवी चेन का भी ये वेरिएबल रीजन है। देखो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, इतना हिस्सा आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला रीजन इसका वेरिएबल रीजन कहलाता है। वेरिएबल रीजन, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें लगभग 100 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें कि हाईली वेरिएबिलिटी पाई जाती है, अर्थात बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब जो विभिन्न वर्ग एंटीबॉडी के पाए जाते हैं उनमें जो विविधता है सबसे ज्यादा इस रीजन में पाई जाती है। एन सिरे की ओर जो 100 अमीनो एसिड के लगभग जो चेन है ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, इसलिए इसे वेरिएबल रीजन कहते हैं, या इसे हम फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं। एंटीजन से जुड़ने वाला स्थल, इसी स्थल की मदद से, ये जो स्थल है इसी की मदद से ये क्या करेगा, एंटीजन से जुड़ता है। इसी प्रकार यहाँ देखें आप, इसमें भी ये वाला जो रीजन है एन सिरे की ओर लगभग 100 अमीनो एसिड का जो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये है वेरिएबल रीजन जिसमें कि बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, और इसी को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। फ्रैगमेंट खंड है ये एंटीजन बाइंडिंग से, अर्थात एंटीजन से जुड़ने वाला एक खंड होता है। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि एक प्रारूपिक जो एंटीबॉडी है इसमें 2 फैब रीजन पाए जाते हैं। 2 फैब रीजन पाए जाते हैं, अर्थात ये 2 स्थलों से एंटीजन से जुड़ सकती है। मतलब ये हुआ कि एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन से जुड़ सकती है। ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी में कितने फैब रीजन या वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं। जितने वेरिएबल रीजन पाए जाएंगे वो उतने ही एंटीजन से जुड़ सकती है। नीचे वाला जो रीजन आप इसमें देख रहे हैं ये है कांस्टेंट रीजन या स्थिर क्षेत्र।
स्थिर क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है कि जो रिलेटिवली, यदि हम बात करते हैं रिलेटिवली जो डिफरेंट ग्रुप से एंटीबॉडी के होते हैं, उनमें इस वाले रीजन में जो अमीनो एसिड हैं उनमें वेरिएबिलिटी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट रीजन या स्थिर क्षेत्र कहते हैं। जनरली क्या होता है कि हमने आपको यहां दिखाया कि ये जो है लाइट चेन है और इस लाइट चेन में भी दो भाग हैं। ऊपर वाला जो एन सिरे की ओर है ये तो वेरिएबल रीजन है, वी से शो कर रहे हैं हम। ये एल लाइट चेन से लिया गया है, वी वेरिएबल रीजन। तो लाइट चेन का ये वेरिएबल रीजन है, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है। यहां पे भी देखें आप कि ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन कहलाता है। दूसरी ओर आप देखें ये जो हैवी चेन होती है इसमें भी क्या होगा, एन से लेके और लगभग हम 100 जो अमीनो एसिड होते हैं वही बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी दर्शाते हैं, तो वेरिएबल रीजन हो जाएगा। तो यहां लिखा है हमने एच, वी फॉर वेरिएबल एच, ठीक है। वेरिएबल एच रीजन में जो वेरिएबिलिटी है वो ये दर्शाया गया है, वेरिएशन है। ये कांस्टेंट रीजन है इसका, ये यहां से आप यहां तक देखेंगे कि यहां से लेके और यहां तक ये कांस्टेंट रीजन हो गया। इसी प्रकार इसमें भी ये जो यहां से लेके और यहां तक जो सी वाला पोर्शन है ये कहलाएगा कांस्टेंट रीजन। जनरली क्या होता है कि ये डिफरेंट जो समूह होते हैं एंटीबॉडी के उनमें 3 या 4 खंडों में बटा होता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रारूपिक एंटीबॉडी, एक प्रारूपिक एंटीबॉडी ली है जिसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये है IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी, जो कि लगभग 75 से 80% पाई जाती है। और मनुष्य की बात करते हैं तो जो 5 वर्ग पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी भी यही होती है। तो इसको इसमें 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे 3 या 4 भागों में इसे बांटते हैं। मध्य में क्या होगा, मध्य में एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं हिंज रीजन। हिंज रीजन ये जो इसको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को। और ये भी यहाँ पे क्या होगा, हिंज रीजन की मदद से, और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये था एक प्रारूपिक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। जनरल देख रहे हैं आप, और थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहें तो स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा इसमें जो कांस्टेंट रीजन है वो एक है, सिंगल। तो FC रीजन कितने हैं इसमें, FC रीजन 1 ये। और यही क्वेश्चन कॉलेज एजुकेशन 2016 में आ चुका है। उसमें पूछा गया था कि प्रतिरक्षी और एंटीबॉडी में कितने, उसमें पूछा था सर IgG प्रतिरक्षी में कितने फैब रीजन तथा कितने FC रीजन पाए जाते हैं। तो उसमें भी ऑप्शन ये आया था कि 2 फैब 2FC, 2 फैब 1FC, 2FC 1 फैब। तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रारूपिक एंटीबॉडी के बारे में हम बात करते हैं कि एक प्रारूपिक एंटीबॉडी में ये फिक्स है यहाँ पे कि हम आपको बता रहे हैं प्रारूपिक एंटीबॉडी के रूप में IgG। तो IgG की हम बात करते हैं तो IgG में 2 फैब रीजन, 2 वेरिएबल रीजन, 2 वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं, 2 फैब रीजन पाए जाते हैं तथा 1 FC रीजन और फ्रेगमेंट ऑफ कांस्टेंट अर्थात स्थिर क्षेत्र पाया जाता है। एक बार और समझ लें आप इसे, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बता रहे थे आपको। जनरल समझना है, केवल आप जनरल भी लिख सकते हैं इसके बारे में, और विस्तार से करना चाहे तो आप विस्तार भी कर सकते हैं। तो एक जो प्रारूपिक एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो एक जो प्रारूपिक एंटीबॉडी है यह एक प्रारूपिक एंटीबॉडी के बारे में बात करें। एंटीबॉडी विशेष प्रकार की कोशिकाओं जिन्हें हम लिम्फोसाइट कहते हैं के द्वारा स्त्रावित होती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं उनके द्वारा स्त्रावित इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं ये एक प्रारूपिक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। इन 4 श्रृंखलाओं में 2 हैवी चेन होती हैं, 2 हैवी चेन यहाँ पे देख रहे हैं, 2 हैवी चेन होती हैं तथा 2 लाइट चेन होती हैं। और ये चारों पेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां से आया, तो ये जो अमीनो एसिड की चेन है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्रोटीन बनी हुई है, आप जानते हो कि ये जो प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों से मिलके ही बनी होती है। तो आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं तो ये अमीनो अम्लों से मिलके ही बनी हुई है। और ये जो अमीनो अम्ल है
ये जो प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्लों से मिलके बनी हुई है। तो ये 2 चेन हो गई यहाँ पे, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। तो ये 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन इनसे मिलके बनी होगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, और इसमें विशेष करके जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जहां जहां पाए जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। इससे क्या होगा, इस एंटीबॉडी को स्थायित्व मिलता है और स्टेबिलिटी मिलता है। जो भी बॉन्ड बनते हैं उन सभी से उसकी स्टेबिलिटी प्रदान होती है और स्थायित्व मिलता है। ये सभी डाइसल्फाइड बॉन्ड ही होते हैं। तो एक प्रारूपिक एंटीबॉडी, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, इसलिए इसे H2L2 से प्रदर्शित करते हैं। और ये चारों पेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, वह बाई शेप में व्यवस्थित होती हैं। एन सिरे की ओर ये जो सिरा है इन सभी का एन सिरा कहलाएगा। ये सभी जो सिरे हैं एन सिरे, और नीचे वाला जो सिरा कहलाएगा, जो स्थिर क्षेत्रीय तरफ है वो कौन, सी सिरा कहलाता है। सी टर्मिनल कहलाएगा, सी सिरा। तो एन सिरे की ओर क्या होगा कि लगभग 100 एमिनो एसिड दोनों ही चेनों में बहुत ज्यादा विविधता जिनमें पाई जाती है। इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, या इसे हम फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं, जो कि एंटीजन से जोड़ने के स्थल होते हैं। ये स्थल एक प्रारूपिक एंटीबॉडी में 2 स्थल होते हैं जिनसे ये जुड़ता है। और इसके नीचे की ओर या इससे आगे की ओर हम बात करते हैं, तो इससे आगे की ओर कांस्टेंट रीजन होता है, जिसमें कि जो विभिन्न वर्गों के एंटीबॉडी होते हैं उनमें बहुत कम, जो रिलेटिवली हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेटिवली जो विविधता पाई जाती है वो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जो हैवी चेन होती हैं, ये हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, जो कि इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको विभिन्न जो एंटीबॉडी के जो ग्रुप्स हैं, वर्ग हैं, मनुष्य में जैसे 5 वर्गों में एंटीबॉडीज को बांटा गया है, तो उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।